स्प्लिट एसी में कभी कभी कूलिंग रुक रुक के आता है, कभी कूलिंग आता है तो कभी नहीं आता है। इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या फॉल्ट है इसका, तो कंप्लीट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ये इशू काफ़ी बार देखा जाता है, हर एक टेक्नीशियन के सामने ये इशू आया होगा कि कभी रुक रुक के कूलिंग आता है और जो रूम में है ना, रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या फॉल्ट होता है, तो इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए स्टेप, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, 10 मिनट का हो जाए, लेकिन काफ़ी डीप में मैं बताने वाला हूँ। चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर हो, ये सारे प्रॉब्लम सेम होते हैं। कूलिंग रुक रुक के आना, यानी कि या तो कंप्रेसर रुक रुक के चल रहा है या तो सिस्टम में चोकिंग है। अगर गैस कम होगा सिस्टम में, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर लो होगा, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जो है या तो कूलिंग बिल्कुल भी नहीं देगा या तो जो है कूलिंग थोड़ा देगा लेकिन लगातार देगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, चलिए इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेस्टिंग कैसे करना होता है कि क्या प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से हम समझते हैं। इंडोर से हम स्टार्टिंग करेंगे। अगर मानिए कि कूलिंग रुक रुक के आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आ रहा है, यानी कि कंप्रेसर थोड़ी देर चल रहा है और थोड़ी देर से बंद हो जा रहा है, तो हमें इंडोर से टेस्टिंग करना है। इंडोर का सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इंडोर में होता क्या है इसको समझिए। इंडोर में जो है ना, इंडोर में एक कूलिंग कॉइल होता है, एक ब्लोअर होता है, जो कि आप साइड में देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो छोटा क्लिप दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर देखिए एक कूलिंग कॉइल होता है, एक ब्लोअर मोटर होता है, ब्लोअर होता है। अब ये क्या काम करता है, किस तरह से ये काम करता है, सबसे पहले आपको रेफ्रिजरेंट का साइकिल समझना पड़ेगा, तब आप कूलिंग सिस्टम को समझ पाएंगे कि कूलिंग कैसे देता है। स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, स्प्लिट में थोड़ा आसानी से समझने में आएगा और विंडो में थोड़ा दिक्कत होता है समझना, लेकिन प्रोसेस सेम होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लोअर है ना, वही रूम का एयर खींच करके वापस वही फेंकता है। अब इस बीच में समझने वाली बात है कि इस बीच में वही रूम का गर्म एयर ठंडा कैसे हो गया, ये समझना है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब क्या होता है कि एक कंप्रेसर लगा होता है आउटडोर में, आउटडोर में कंप्रेसर लगा होता है जो कि पंप करता है। अब कंप्रेसर का काम यही होता है कि रेफ्रिजरेंट को पंप करना। रेफ्रिजरेंट फेंकता है, इंडोर में जाता है, इंडोर से वापस जो है कंप्रेसर में आ जाता है। यही साइकिल बार बार चलता रहता है। अब इससे होता है कि जो वो कूलिंग कॉइल है ना, कूलिंग कॉइल इस तरह से लगा होता है और उसमें पाइप होते हैं, पतले पतले करके पाइप होते हैं। उस पाइप में रेफ्रिजरेंट जो है रन करता है। अब जो कूलिंग कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट आता है ना, वो बिल्कुल चिल्ड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, बिल्कुल चिल्ड होता है। अब चिल्ड कैसे होता है और कंडेंसर में गर्म कैसे होता है, इस वीडियो में हम इसको कवर नहीं करेंगे। अगर उसको भी, अगर इस टॉपिक को भी कवर करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, उसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। इससे पहले मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ इस टॉपिक पर। तो रेफ्रिजरेंट जो है इंडोर में आता है, कूलिंग कॉइल में आता है, पाइप में ऐसे घूम घूम के फिर वापस चला जाता है कंप्रेसर में। अब जो वही कॉपर पाइप है ना, कॉपर पाइप जो है इस तरह से रेफ्रिजरेंट घूम रहा है, तो क्या होता है कि इस तरह से पाइप लगा हुआ है, जैसे समझिए इस तरह से पाइप है। तो ये जो एयर है ना, ब्लोअर नीचे चल रहा होता है ऐसे घूम घूम के, तो ये एयर जो है यहाँ से अंदर घुसता है और यहाँ पे पाइप इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से। यहाँ कॉपर पाइप है, यहाँ कॉपर पाइप है, यहाँ कॉपर पाइप है, और यहाँ से एयर जो है अंदर जा रहा है कूलिंग कॉइल के अंदर, और यहाँ से ब्लोअर चल रहा है और यहाँ से फेंक रहा है वापस, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से फेंक रहा है। अब ये जो है कॉपर पाइप बिल्कुल चिल्ड है, ठीक समझ में आ रहा होगा, ये कॉपर पाइप बिल्कुल चिल्ड है। अब इसके स्पर्श में एयर जो है ना, गर्म एयर, रूम का एयर यहाँ जा रहा है और इसमें स्पर्श होके अंदर चला गया, तो गर्म एयर जो है स्पर्श होके ठंडा हो गया, उसी कॉपर पाइप में टच होके अंदर जाता है एयर। तो जब जो है अंदर गया और ठंडा हो गया एयर, वो ठंडा एयर बाहर फेंक दिया, फिर वापस से गर्म एयर खींचेगा, फिर ठंडा एयर यहाँ से फेंक देगा, फिर गर्म एयर यहाँ से खींचेगा, यहाँ से फेंक देगा। इस तरह से होता है इसका साइकिल, एयर का, रूम का एयर। अब उसी कूलिंग कॉइल के ऊपर एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है।
अब वो क्या काम करता है कि रूम के टेम्परेचर को अपनी तरफ जो है उससे जो है स्पर्श में आकर के जो है उसमें डायफ्राम, अगर वो जो है सेंसर लगा है तो उसमें गैस होता है। अगर मानिए कि थर्मोस्टेट है विंडो एसी का तो उसमें डायफ्राम लगा होता है, जो कि ठंडा जो एयर है उसके स्पर्श में आकर के वो सिकुड़ता है डायफ्राम, और इसमें गैस होता है, गैस सिकुड़ता है। तो जब गैस सिकुड़ता है तो वो जो है सिग्नल भेजता है पीसीबी को, और पीसीबी जो है पता चलता है कि हाँ रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, तब जो है कंप्रेसर को बंद कर देता है। ये तरीका होता है कि जो रूम का एयर है बार बार खींच करके, जब पूरे रूम का गर्म एयर खींच करके ठंडा कर देता है तो रूम टेम्परेचर सेंसर वहाँ पे काम करता है और जो है वो बंद कर देता है। अब मानिए कि वहाँ पर अगर रेफ्रिजरेंट कम होता है सिस्टम में, मानिए कि R22 R410 कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, अगर रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर, सक्शन प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ वीडियो, उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं नहीं ज्वाइन करूँगा उसको। तो जो है उसका प्रेशर अगर मानिए कम होता है तो रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा, और अगर कम होता है तो कुछ एसी में हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच लगे होते हैं, जो कि क्या करता है कि अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होगा तो लो प्रेशर स्विच कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करेगा, वो सप्लाई बंद कर देगा उसका, तो वहाँ पर एरर शो हो जाएगा। लेकिन कुछ एसी में जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर नहीं लगे होते हैं, स्विच नहीं लगे होते हैं कुछ एसी में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब रेफ्रिजरेंट कम होता है तो कंप्रेसर हीटअप होते होते कंप्रेसर बंद हो जाता है हीटअप होके। ये होता है कंप्रेसर हीटअप होने का। तो वहाँ पर क्या होता है, अब जब कंप्रेसर फिर से ठंडा होगा तो फिर से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा कूलिंग करेगा फिर बंद हो जाएगा। ये होता है कि रेफ्रिजरेंट का कम होना, तो इससे ये होता है कि कभी रूम में कूलिंग होता है कभी नहीं होता है। ये तो हो गया कंप्रेसर का, जो रेफ्रिजरेंट का कम होना। रेफ्रिजरेंट अगर ज़्यादा भी होगा तो भी ये प्रॉब्लम होगा, कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कूलिंग कॉइल अगर बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि रूम का कूलिंग जो है मेंटेन नहीं कर पाता और सेंसर को पता नहीं लग पाता है, जिससे क्या होता है कि कभी वो कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो जाता है तो कभी फिर स्टार्ट होता है, चलने लगता है। लेकिन खास जो मेन प्रॉब्लम होता है ना कि रुक रुक के चलना, एक कैपेसिटर को आपको चेक करना है, आउटडोर कंडेंसर को चेक करना है गंदा तो नहीं है, और एक जो कंडेंसर फैन मोटर होता है उसको भी चेक करना है कहीं रुक रुक के तो नहीं चल रहा है। अगर रुक रुक के चल रहा होगा तो भी ये प्रॉब्लम होगा, अगर स्लो चल रहा होगा तो भी ये प्रॉब्लम होगा, कूलिंग रुक रुक के आएगा। मेन यानी कि जितना भी प्रॉब्लम होता है सब कंप्रेसर के ऊपर ही चला जाता है। क्यों? अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कैपेसिटर चेक करना है, कोई भी एसी में जब भी प्रॉब्लम हो इंडोर में चेक करें, इंडोर में जो ब्लोअर मोटर है उसकी स्पीड चेक कर लें, कूलिंग कॉइल चेक कर लें, फिल्टर चेक कर लें, आउटपुट सप्लाई चेक कर लें, सीधा आउटडोर के पास चले जाएं। कोई भी फॉल्ट हो एसी में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं कोई भी फॉल्ट को फिक्स करने में। अगर कंप्रेसर चेंज करना हुआ, कंडेंसर चेंज करना हुआ तो इसमें हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए। लेकिन बाकी अगर कोई छोटा फॉल्ट है, सिर्फ कंप्रेसर रिप्लेस करना और कूलिंग कॉइल रिप्लेस करना और जो है कैपिलरी फिल्टर रिप्लेस करना, इसको छोड़ करके बाकी 10-10 मिनट का 15 मिनट का काम होता है हर एक एसी में, कोई भी फॉल्ट हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मानिए कि एसी को निकाल करके सर्विस करना हो वो अलग चीज़ है, उसमें शायद 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। बाकी जो छोटे छोटे फॉल्ट हों जैसे कि फ़ैन मोटर का स्लो चलना, कैपेसिटर रिप्लेस करना, या फिर जो है उसमें अगर कोई लीक हो गया वायर में, यानी कि वायर कहीं टूट गया है या तो वायर कहीं थिम्बल जल गया है, तो ये सब कोई बड़ा काम नहीं होता है। काम तो मेन चीज़ होगा ब्रेजिंग करने का, उसी में टाइम थोड़ा सा लगता है। कंप्रेसर को रिप्लेस करना और एडजस्ट करना तो इसमें टाइम लगता है। तो ये होता है कि कंप्रेसर कभी कभी जो है कूलिंग देता है रूम में, कभी नहीं देता है, तो इसी को आपको चेक करना, गैस चेक करना है, और जो है कैपेसिटर चेक करना है, फैन मोटर चेक करना है, और उसके बाद लास्ट आता है कि सिस्टम में चोकिंग होगा। अब सिस्टम चोकिंग के ऊपर मैं कई वीडियो बना रखा हूँ प्रैक्टिकल, उस वीडियो को आप देखिए और सीखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब चोकिंग का तरीका कैसे चेक करना होता है ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मानिए कि कैपेसिटर भी सही है, फैन मोटर भी सही है और एसी गंदा नहीं है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आपको सीधा जो है कैपिलरी पर टारगेट करना होता है लास्ट में, क्योंकि उसमें से रेफ्रिजरेंट पूरा निकालना होता है, फिर से नया रेफ्रिजरेंट इंस्टॉल करना होता है, डालना होता है,
और जो है पूरा फ्लश करना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस होता है, इसलिए लास्ट में उसे चेक करना होता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।